सभी 11वीं के बच्चे अब लगभग हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के जितने बेसिक क्वेश्चन थे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का उसको हमने करा दिया है। तुम लोग को सीट दिया, उसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलो अब बात करते हैं, कुछ छोटे मोटे बात और हैं जो इसमें हम कंप्लीट करके इसको समाप्त करते हैं, ठीक है ना। कुछ छोटे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो, चलो हम बोल रहे हैं, आप लगा कर देखो, बताओ। जैसे देखो यहाँ पर लिखोगे टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल ए एंड बी of mass ma and mb, of mass ma and mb, ब्रैकेट में ma is greater than mb, two particle a and b of mass ma and mb, ma is greater than mb is dropped from same height which reach to the ground first, which reach to the ground first। देखिए यदि कुछ नहीं बोला है और दो पार्टिकल को आपने ऊपर से छोड़ा है, हाँ इसलिए लिख देना एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ब्रैकेट लिख देना एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। आप समझिए कुछ नहीं बोला है तो आप जानते हो इस पर क्या काम करेगा, mg काम करेगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है। तो अब जब फोर्स क्या हो गया mg, अब mg बराबर ma किया तो m कट गया ना, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो g पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, m पर डिपेंड नहीं करता है। यदि ये हाइट h है तो दोनों केस में h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होगा, तो t बराबर √2h/g होगा, चाहे मास a का ज्यादा हो या कम, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। लैंग्वेज क्लियर। लेकिन अब यही क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब लिखो टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास ma एंड mb, ब्रैकेट में ma इज ग्रेटर देन mb, drop from same height, drop from same height, if constant air resistive force, if constant same air resistive force, if constant same air resistive force acting on both particle, acting on both particle, which will reach first to the ground, which is reach first to the ground। ध्यान देना बोथ रिलीज एट सेम हाइट भी है, ठीक। अब इसमें बात देखना पड़ेगा, इसमें बोल दिया ना कि कांस्टेंट एयर रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है। जैसे ही बोला कांस्टेंट एयर रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, दिमाग उसी समय खुल जाना चाहिए। कांस्टेंट एयर रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है भाई जैसे फोर्स क्या लगता है बेटा mg। अब जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इस पर mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और वेलोसिटी इसका किधर है, नीचे है ना। जानते हो ना रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। यदि वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा। समझ में आया कि नहीं। यदि वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अच्छा अब बताओगे बड़े अच्छे से, mg नीचे एयर रेजिस्टेंस ऊपर, तो क्या नेट फोर्स जो लिखा जाएगा वो mg माइनस r इक्वल टू ma लिखा जाएगा कि नहीं। mg माइनस r इक्वल टू ma, मतलब a बराबर क्या लिखोगे बेटा, g माइनस r बाई m। a इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, g माइनस r बाई m। अच्छा ये क्या बता रहा है, g माइनस r बाई m, ये बता रहा है कि मास ज्यादा है यदि तो r बाई m कम हो जाएगा,
मास ज्यादा तो R बाई एम कम, तो A का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। क्या बोला? मास ज्यादा, R बाई एम कम और A क्या हो गया? ज्यादा। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, ध्यान देना हमने क्या कहा, mg भी नीचे R भी ऊपर है ना, तो नेट फोर्स mg माइनस R इक्वल टू m है, A बराबर g माइनस R बाई एम, R दोनों में सेम है और कांस्टेंट है, तो मतलब A भी कांस्टेंट होंगे। और अब तुमको ये भी समझ में आ गया होगा सर कि यहाँ पर जिसका मास ज्यादा है R बाई एम कम हो जाएगा, R बाई एम कम तो A क्या हो जाएगा? ज्यादा। कम चीज घटेगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। A का मास ज्यादा है तो इसका मतलब इसका A एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा आ जाएगा, इस केस में अधिक आ जाएगा। बड़े अच्छे से h इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर करेंगे क्योंकि रेस से ड्रॉप किया, T बराबर रूट 2h बाई A। मतलब जिसका मास ज्यादा वो पहले पहुंचेगा, A ज्यादा है तो टाइम कम लगा, तो A वाला पहले पहुंचेगा और B वाला बाद में पहुंचेगा। समझ में आया? A वाला पहले पहुंचेगा और B वाला बाद में पहुंचेगा। आया समझ में यहां तक ना? तो जिसका मास ज्यादा वो पहले पहुंच गया और जिसका मास कम वो बाद में पहुंच गया। अच्छा, यही ये पूछता, बताओ वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा यहाँ पर? तो फिर वही बात होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, u 0 हो गया, 2ah, यह तो दोनों का सेम है। यहां से भी समझ में आया, v बराबर अंडर रूट 2ah, जिसका a ज्यादा उसका v ज्यादा हो जाएगा। वही यदि एयर रेजिस्टेंस न लिखा होता तब तो यहाँ g हो जाता, केवल ऐसे ही ड्रॉप करता, कुछ नहीं लिखा रहता, तब तो कहते भाई मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा, दोनों की स्पीड यहाँ पर सेम होगा, दोनों का स्पीड यहाँ पर सेम होगा। लेकिन चूंकि एयर रेजिस्टेंस लिख दिया है तो जिसका ए ज्यादा, ए किसका ज्यादा? जिसका मास ज्यादा, इसका जिसका मास ज्यादा उसका यहाँ स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ए वाले का स्पीड ज्यादा और बी वाले का स्पीड कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड। अब चलो सब लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात किया जाए अच्छे से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको लगा के खत्म किया। अब जैसे कहा जाए, लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड from the ground. A particle is projected vertically upward from the ground. It reached to the maximum height and returned back to the ground. And returned back to the ground. It reached to the maximum height and returned back to the ground. Clear? And returned back to the ground. If time of ascent is t1, if time of ascent is t1 and time of descent is t2, time of ascent is t1 and time of descent is t2. If it is assumed a constant air resistance force acting on it, if it is assumed a constant air resistance force acting on it, fine, then option डालो। first T1 is greater than T2, second T1 is less than T2, third T1 equal to T2, fourth not predicted। ठीक है, not predicted। अब बताओ क्या कहोगे? अब आप समझो, तुमने यहां से पार्टिकल फेंका है, देखो यदि कह देता कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस नहीं बोलता, केवल रेजिस्टिव फोर्स नहीं बोलता, तब तो हम कहते हैं ये जाता ऊपर और फिर नीचे आ जाएगा, जितना समय जाने में होता उतना ही समय आने में होता, तो T1 बराबर T2 हो जाता। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस नहीं बोलता तब, लेकिन यहाँ एयर रेजिस्टेंस बोल दिया है कि एक कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस इस पर काम कर रहा है,
यदि कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस काम करेगा तो तुम खुद सोचो, इस पर U ऊपर है तो mg क्या नीचे होगा कि नहीं? और वेलोसिटी ऊपर तो एयर रेजिस्टेंस भी नीचे है। अब तुम बताओ नीचे कितने फोर्स हो गए? नीचे क्या mg भी हो गया और r भी हो गया। तो जब ऊपर फेंक रहे तो mg प्लस r इक्वल टू ma, तो सर a बराबर यहां पर g प्लस r बाई एम, a इक्वल टू g प्लस r बाई एम। तो जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे, कांस्टेंट बोल दिया तो ए भी कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज नहीं होगा, हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बताया था ना फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब ए कांस्टेंट। तो ए इक्वल टू जी प्लस आर बाई एम हो गया। अब जरा समझना समझो, ये तो ऊपर जाते समय ए बराबर जी प्लस आर बाई एम होगा, क्लियर? इसको ए वन मान लिया। और जब नीचे आएगा तब क्या होगा? सर जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी नीचे, mg तो हमेशा ही नीचे लगेगा ना, कि ऊपर भी लग सकता है, mg तो हमेशा नीचे लगेगा। तो mg नीचे, यदि वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस भी ऊपर हो गया। अब ये बताओ mg माइनस r इक्वल टू ma, a2 इक्वल टू क्या g माइनस r बाई एम होगा कि नहीं? a2 इक्वल टू g माइनस r बाई एम। इसमें किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसके नीचे आते समय एक्सेलरेशन कम हो जा रहा है, बल्कि एक और रिटार्डेशन ज्यादा है। एक बात बताओ, यदि जान रहे हो कि जाने और आने में क्या चीज सेम रहेगा? जाने और आने में यस सेम है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं यस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रूट 2s बाई ए। T इक्वल टू रूट 2s बाई ए। अब समझ ये क्यों लिख दिया बता दो, एक मिनट जरूर जरूर जरूर। सब कहोगे कैसे आ गया सर? जैसे नीचे से फेंके u से तो लिखना ऐसे चाहिए, यस बराबर ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। एक मिनट बेटा, नीचे से फेंकेंगे तो u रहेगा, बता रहे कैसे है, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हम, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। s बराबर ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर और नीचे जाने, ऊपर जाने और नीचे आने में एक ही चीज सेम है, यच, इसीलिए यच का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, यहां से यहां गया तो u नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाता, तो v बराबर u माइनस AT, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो। v जीरो करते ही क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता u बराबर AT हो जाएगा? और यहाँ u बराबर AT रख दो तो AT इंटू टी क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर माइनस हाफ AT स्क्वायर, इसीलिए लिख दिया यस बराबर हाफ AT स्क्वायर। समझ रहे हो ना? AT स्क्वायर से हाफ AT स्क्वायर। ये कहां तक का टाइम ये T है? ये T है जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है तब का, तभी तो v जीरो किया, मैक्सिमम हाइट पर v जीरो। तो यस इक्वल टू हाफ AT 1 स्क्वायर, और T1 इक्वल टू क्या आ गया? रूट 2s बाई ए। A1 कर दो, T1 इक्वल टू रूट 2s बाई A1। A1 कितना है? G प्लस आर बाई एम। A1 हो गया G प्लस आर बाई एम, यम मास है। अब बताओ यम यदि कम होगा तो G प्लस आर बाई एम ज्यादा हो जाएगा, यम कम तो G प्लस आर बाई एम ज्यादा, और ये ज्यादा मतलब T क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझा आप लोग? समझ गए नहीं? T1 बराबर 2s बाई A1 हो गया। जब ऊपर से नीचे गिरेगा तब तो हम यही लिख सकते हैं डायरेक्ट, यस बराबर हाफ AT स्क्वायर T2 स्क्वायर। T2 बराबर हो गया रूट 2s बाई ए। T2 इक्वल टू रूट 2s बाई ए। A2 कर दो। अब देख रहे हो ना, A1 का वैल्यू ज्यादा है, A1 का वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब T क्या हो जाएगा? कम, और A2 का वैल्यू कम है नीचे आते समय, इसका मतलब T2 क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब है जब ऊपर फेंक रहे हैं तो T1 कम लग रहा है, मतलब जाने में समय कम और आने में समय ज्यादा।
तो टाइम ऑफ एसेंट कम है लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा है। टाइम ऑफ एसेंट कम और टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? टाइम ऑफ एसेंट कम और टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर सबको? दैट्स ऑल। तो अब ऐसे क्वेश्चन आप सब लोग लगा सकते हो अच्छे से ना। तो इतना क्वेश्चन आप लोग लगाओगे। अब अपने से सब लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है?